नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा-तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। आगामी 13 मार्च को देश भर में आंदोलन होगा। कांग्रेस भोपाल में राजभवन का घेराव करने वाली है। कांग्रेस के राजभवन घेराव पर सपा ने निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से पूछना चाहती है कि वह विधानसभा का घेराव करने जाना है, उसमें क्या अल्पसंख्यक समुदाय भी उनके साथ रहेगा। उन्होंने आगे हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है। जैसा बीजेपी करती है वैसा ही कांग्रेस करती है। जी 13 तारीख को कांग्रेस राजभवन ज्ञापन देने जा रही है। किसानों के मुद्दे हैं और भी कई कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर। सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 13 तारीख को किन लोगों के साथ गवर्नर हाउस के घेराव करने जा रहे हैं। क्या उसमें अल्पसंख्यक समाज मौजूद है क्या, या कांग्रेस में जो तथाकथित संघ के लोग जुड़े हैं वो मौजूद हैं। किन लोगों के साथ घेराव करने जा रहे हैं गवर्नर हाउस का, ये सोचने का विषय है। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में एक सिंगल पार्टी कांग्रेस ऐसी है जिसने भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण कर रखा है। जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसका उसी पथ पे कांग्रेस चल पड़ती है। और कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र 2023 के चुनाव में जनता के सामने भी आएगा और जनता भी इनको ठिकाने लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से अल्पसंख्यकों से एक जो दूरी बना के रखी थी वो दूरी बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस के 2 विधायक हैं, कोई भी मेमोरेंडम जाता है या कोई भी कमेटियाँ बनती है तो उसमें अल्पसंख्यक समाज को उस कमेटियों से दूर रखा जाता है। पाएगा ये विधायकों से हम यहाँ सुनते हैं, लेकिन जब बात हक की आती है, बात मुद्दे की आती है, तो ये लोग धीरे से किनारा मार जाते हैं। अल्पसंख्यक समाज जहाँ था वहीं खड़ा है, और अगर इन जैसे लोग हमारी नुमाइंदगी करेंगे तो ये समाज वहीं खड़ा रहेगा। हमें ज़रूरत है आगे बढ़ने की, हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को शिक्षा तालीम देने की, हमें ज़रूरत है रोज़गार स्वयं तलाशने की। अगर हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भरोसे रहेंगे तो हमारे बच्चों और हम लोगों के आगे खाने पीने का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ऐसी राजनीति से दूर रखें जो हिंदू मुस्लिमों को बढ़ावा देती हो। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अल्पसंख्यक समाज को सिर्फ वोट बैंक की खातिर इस्तेमाल करता चला आ रहा हो। हमें ज़रूरत है आज एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, हमें ज़रूरत है एक दूसरे का साथ देने की, हमें ज़रूरत है मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को एक साथ लेके चलने की। या जहाँ पर सभी धर्मों के लोग समाये हो, जहाँ सभी को सम्मान हो, सबको रोटी हो, सबको कपड़ा हो, सबको मकान हो। लेकिन यहाँ स्थिति कांग्रेस की बिल्कुल बदली हुई तस्वीर नज़र आती है। कांग्रेस का अपना कोई वर्चस्व रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पीठ पे बैठकर सवारी कर रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिलकर पैसा एक्ट के नाम पर सिस्टम को हाईटेक कर दिया है। विक्रांत भूरिया का आरोप है कि भाजपा अपने एजेंट को इस कानून के क्रियान्वयन में नियुक्ता दे रही है, वहीं दूसरी ओर लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। विक्रांत भूरिया ने बताया कि केंद्र की यूपीए सरकार ने 1996 में संसद ने पैसा एक को पारित किया तो दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में गठित कमेटी के ड्राफ्ट पर आधारित था, लेकिन आज भाजपा ने पूरी तरीके से कमजोर और फर्जी पैसा कानून लागू किया। आदिवासी वर्ग की मूल भावनाओं से बिल्कुल विपरीत है और उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, पैसा एक्ट एक बहुत संवेदनशील मामला है, आदिवासियों के दिल से जुड़ा, उनके हितों से जुड़ा हुआ है। और पैसा कानून बनाने वाले हम लोग, जो 1996 में पैसा कानून बन चुका था, और पैसा को बिगाड़ने वाले इनके जो नियम इन्होंने बनाए हैं, जो सरकार ने बनाए हैं, वो बीजेपी ने बनाए और शिवराज सिंह चौहान ने जो नियम बनाए और उसमें भी 20 साल लगा दिए। उसके बाद जो इन्होंने भर्तियां करी पैसा कानून की जागरूकता फैलाने के लिए, उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। पहले एक सेडमैप एजेंसी के माध्यम से इन्होंने एग्जाम करवाया, जिसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की सैलरी 25,000 थी और जो जिला कोऑर्डिनेटर था उसकी सैलरी 45,000 थी, और ऐसी 14 वैकेंसी थी जिसमें और एग्जाम होना थे। तो उसके बाद भी इन्होंने वो पूरी की पूरी जो एग्जाम थी, जब उनको इंटरव्यू कॉल आ गए उसके बाद पूरी स्थगित कर दी। ना कोई कारण बता पा रहे हैं, ना उसका
कोई नियम बता पाए। उसके बाद एमपी कौन एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उसके माध्यम से आउटसोर्स कर ऐसे लोगों को चयनित कर लिया, 119 लोगों को, जिनका पढ़ाई से कुछ ना लेना देना है, ना जिनका कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एक ही क्वालिफिकेशन है, या तो वो आरएसएस के लोग हैं, या बीजेपी के लोग हैं, या किसी संगठन से जुड़े हो जो बीजेपी से संबंधित है। हमारा ये कहना है कि आपने युवाओं का रोजगार क्यों मारा। हम चाहते हैं कि जो सेट मैप ने एग्जाम करा, जो नियम बनाए थे और जिससे मेरिट लिस्ट तैयार हुई थी, उसी के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना इसमें यह भी है कि 119 लोग जो चयन हुए, उसमें एक भी महिलाओं को जगह नहीं मिली है। तो क्या ये महिलाओं को इस लायक नहीं समझते थे कि उनको जगह दे सके? तो ये महिला सम्मान, लाडली बहना योजना, ये सब क्या फर्जीवाड़ा है? जिस तरह से फर्जी पैसा कानून की फर्जी नियुक्तियां हुई, पूरे देश को ये फर्जीवाड़े में बेचने का काम कर रहे हैं, और ये किसी के सगे नहीं हो सकते। कुछ लोगों पे भी आरोप लगाए आपने, नाम भी लिए। मैंने नाम लिए हैं। जब भी इस तरह का कोई कांड होता है और आदिवासी समाज के साथ एक बहुत बड़ा छल होता है, उसमें दो लोगों के नाम प्रमुखता से आते हैं। एक है मुख्यमंत्री का सचिव लक्ष्मण मरकाम, जो कि नेवी से आए हैं। अगर वो देशभक्ति सही में करना चाहते तो देश की भक्ति करे, बीजेपी के एजेंट बनकर यहाँ काम ना करें। दूसरा नाम आता है निशांत खरे का। इन लोगों ने समाज को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए सुपारी ले रखी है, और ये लोग पूरी तरह से समाज को बरगलाने, लोगों को भड़काने और बर्बाद करने का आदिवासी समाज का काम कर रहे हैं। ये लोग अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो समाज जिस दिन आक्रोशित हो गया तो फिर इनको कोई नहीं बचा पाएगा। आंदोलन भी करेगी, कोर्ट भी जाएगी। इस लड़ाई को हम सड़क पर भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे और पीआईएल के माध्यम से भी लड़ेंगे, क्योंकि इस मुद्दे को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आदिवासी अस्मियता का, आदिवासी की भावना का और आदिवासी रोजगार, युवाओं के रोजगार का सवाल है। होली के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व पड़ता है। इस दिन बहनें और भाई के साथ माथे पर तिलक लगाकर उसका मुंह मीठा करती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी भाई दूज के चलते आज कई बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाने पहुंची। इस मौके पर जेल प्रबंधन द्वारा बहनों को उनके भाइयों से मिलने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। आयोजन की जानकारी देते हुए वरिष्ठ जेल प्रबंधक अखिलेश तोमर ने बताया कि यूं तो रक्षाबंधन में बहनों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि वह अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सके, लेकिन भाई दूज के चलते भी हमने सामान्य मुलाकात बहनों की उनके भाइयों के करवाई है। हमेशा हमारे द्वारा यह विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई भी बहन अपने भाई से मिलने की अछूती न रह पाए। किससे मिलने आए? अपने भाई से। मिलने मिला अभी तक आप? अभी तक नहीं मिला है, मुलाकात डाले हैं। जैसे पहले मुलाकात होती थी, अब ऐसा नहीं, अब नहीं होती है। फ़ोन से बात करा देते हैं 2 मिनट। अभी इंसान टीका कांच पे तो लगाएगा नहीं, फ़ोन पे तो लगाएगा नहीं। पहले जैसे मुलाकात हम लोग चाहते हैं कि हो, जैसे हम लोग पहले बैठ के बात करते थे, टीका लगाते थे, 5 मिनट बैठ के मिठाई खिलाते थे, है उसमें थोड़ा तसल्ली हो जाती रही। अब इसमें क्या 2 मिनट में हम लोग कर सकते हैं? क्या चाहती हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे पहले मुलाकात होती थी वैसे ही मुलाकात हो, है ना। ये कांच वाली मुलाकात नहीं चाहिए हम लोग को, फ़ोन वाली। कब से आई हैं और कहाँ से आई हैं? हम जबलपुर के हैं, मेडिकल पावर हाउस के। क्या नाम है? रेखा सौंदिया। सामान्य मुलाकात। मैं बताना ये चाहूँगा कि प्रत्येक त्यौहार हमारे लिए तो बहुत स्पेशल रहता है। स्पेशल बंदियों के लिए स्पेशल रहता है, नए थोड़ा माहौल बदलता है, उमंग आती है, उल्लास। खूब होली इसी रूप में मनाई। आज भाई दूज का त्यौहार है, तो जैसे सामान्य मुलाकात होती है उसी रूप में हम ये मुलाकात दे रहे हैं। रक्षाबंधन की विशेष मुलाकात होती है, जिसमें कि चूँकि उसमें रक्षा सूत्र बहनों को बांधना होता है और एक बहुत बड़ा महत्व है रक्षाबंधन का। उसी रूप में हम उसे फेस टू फेस महिलाओं के साथ विशेष व्यवस्था के तहत मिलाते हैं। अभी हमारी जैसे सामान्य मुलाकात है वैसे ही हम बहनों को मिला रहे हैं। हाँ, इसमें हमने 2 चीज़ रखी हैं। एक तो पात्रता, बहुत सी जो मिल जाते हैं जिनको पात्रता होती है सप्ताह में 2 दिवस मिलने के लिए, अगर किसी बंदी को पात्रता नहीं है मिलने की, उसके आधार पर हम मुलाकात रोक नहीं रहे, उस बहन को ही हम मुलाकात दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर समय ख़त्म भी हो जाता है और अगर कोई बहन बाहर से आई है और हमें दिखाई देती है, निवेदन करती है, तो हम उसको भी मुलाकात देंगे। किसी बहन को वापस नहीं जाने देंगे बिना मुलाकात करे। सर, जैसे कि कोरोना संक्रमण के पहले ही हर भाई का खुली जेल में मुलाकातें होती थी, इस बार थोड़ा सा। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि क्या है कि इन सारे तीज त्योहारों में एक सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रहता है। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि इस खुली मुलाकात में बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है और बहुत ज़्यादा बहनों की तादाद भी बढ़ जाती है और उसमें बहन कम, दूसरे मुलाकात भी प्रारंभ हो जाती हैं। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रक्षाबंधन का विशेष पर्व है
उसमें ये विशेष मुलाकात को अलाउ किया हुआ है, बाकी सामान्य मुलाकात रखी गई है। यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के सदस्यों ने आज प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी। ब्रिटिश कॉल के दौरान मिशनरीज के जो भी चर्च या ज़मीनें हुआ करती थी वह आज़ादी के बाद से मिशनरीज के स्वामित्व में आ गई है, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि मिशनरीज की बेशकीमती ज़मीन को समाज के ही कुछ लोगों द्वारा बिल्डरों और अन्य लोगों को बेचा जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान ईसाई समुदाय के लोगों ने बताया कि यह ज़मीनों को नियम को ताक में रखते हुए निजी लाभ के लिए लोगों को बेचा गया। कुल ज़मीन लगभग 8 एकड़ के करीब। सदस्यों का कहना है कि इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से जांच संबंधी आदेश दिए गए, बावजूद इसके ज़मीनों को खुर्द बर्द करने का सिलसिला लगातार जारी है। किस तरह की कार्रवाई? ये क्या है, मिशनरी की ज़मीनें हैं जो अंग्रेज़ों ने इंडिया में छोड़ के गए थे और चर्च ऑफ इंग्लैंड हुआ करता था पहले। अब उसको जो ज़मीनें छोड़ी तब चर्च ऑफ इंडिया के नाम से उसको कर दिया गया, जिसकी सारी संपत्तियां जो है वो हमारा UCNI ट्रस्ट एसोसिएशन ज़मीनों की देखरेख करता है, संभालता है उसको। इसकी अनुमति के बिना कोई भी ज़मीन बेची नहीं जा सकती, परंतु यहाँ पे जो देख रेख करने वाले लोग थे जिनके का दायित्व था कि वो समाज का काम करें, प्रचार प्रसार करें और अपने सदस्यों की देखभाल करें और उनके जीवन यापन की व्यवस्थाओं को देखें, उन्होंने मौक़ों का फ़ायदा उठाते हुए सब चीज़ों को निजी रूप से इस्तेमाल करने लगे और नाम परिवर्तन करके अपना नाम खसरों में चढ़वा लिए और उसको अन्य लोगों को, बिल्डरों को अच्छा माल कमाने के लिए बेचने लगे और बेच डाली और फर्जी नामांतरण करा के, रजिस्ट्रियाँ बना के, जो दस्तावेज जहाँ पे भी उनको बनाने थे वो बना करके उन्होंने किया। आपने देखा होगा पिछले समय में PC सिंह इसी मुद्दे को लेकर 4 महीने जेल में रहे और सारे परिवर्तन करने के बाद उन्होंने कि आज हाल क्या हुआ। अब ये इसी तरीके की दूसरी संस्था है, मेथोडिस्ट संस्था, इनके जो मेन करता धरता है सब लोग हैं, इन्होंने ज़मीनों को बेच लिया है। इनके पर 2-3 FIR EOW ने पहले कर दी है। अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि और भी जो संपत्तियां हैं जिनके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे उनने जांच का आदेश दिया। शासन से हम चाहते हैं कि जो भी इन्होंने घोटाले किए हैं, फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, खसरे में नाम चढ़वाए हैं, ये वापस होना चाहिए और ये फर्जीवाड़ा करने के लिए इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना चाहिए और इनको जेल में इसमें कई बिल्डर्स शामिल हैं। अभी तो खुलासा जो हुआ है, अभी 4-5 बिल्डर्स का नाम आए हैं जिसको हमने पूरा अभी प्रेस नोट में आपको दिया है। उसमें कई वकील लोग भी हैं, कई लोगों का है इसमें अभी, और जब जांचें होंगी तो और भी खुलासे होंगे। विनय जी डेविड, लीगल एडवाइज़र। पत्रकार वार्ता इसलिए करी है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वो सबको मालूम होना चाहिए कि माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में क्या आदेश दिया और उस तारतम्य में सरकारी जो तंत्र है उसको भी मालूम होना चाहिए कि राज्य शासन ये माननीय हाई कोर्ट ने ये जांच के ऑर्डर देके इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। क्या था इसका आदेश? ये जो अवैध बिक्री हुई है, राज्य शासन के जो आदेशों की अवहेलना हुई है उसके तहत इसकी जांच की जाए और जो जो इसमें दोषी पाया जाता है उन सबों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। किस चीज़ की जांच चाहते हैं? इसमें जो चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, ये प्रॉपर्टी चर्च के सदस्यों के सिवाय किसी अन्य को नहीं बेची जाएगी। उसके बाद भी चर्च के पदाधिकारियों ने बिल्डरों को ये ज़मीनें बेच दी और इस प्रकरण में इसको बेचने में और जो शेल्टर चार्ज जमा नहीं किया गया, शेल्टर चार्ज जमा कराए बगैर कोई भी प्रॉपर्टी रिलीज़ नहीं हो सकती, ये भी कानून है। तो बगैर पैसा जमा कराए इन लोगों ने ज़मीनें कैसे छोड़ दी और जो ज़मीनें छोड़ी गई थी उसको चर्च के सदस्यों को ही देना था, उसको इन लोगों ने दूसरे लोगों को कैसे बेचा? हम इसकी जांच करवाना चाहते हैं। मतलब कितनी ज़मीन थी चर्च की जो बेची गई? चर्च की करीब 7-8 एकड़ ज़मीन जो थी वो बाहरी लोगों को बेची गई है। मेरा नाम सिलाद राजेश लाल है। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को हल्का पटवारी बरेला की ममता मोटवानी को 12,000 रुपये का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति वारी द्वारा एक नक्शा पास करवाने के लिए पीड़िता से रुपये की मांग की जा रही है।
लगातार हो रही परेशानी के चलते पीड़ित ने मामले की जानकारी लोकायुक्त पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित से बात करने को कहा और जब पीड़ित ने रुपए की बात की तो 13,000 में तय हुआ। जिसके बाद जब पीड़ित पटवारी के कार्यालय में रिश्वत की रकम देने पहुंचा, जैसे ही रिश्वत की जा रही थी तभी लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट पटवारी सहित एक कोटवार को भी गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त पुलिस ने मामले में सह आरोपी रिटायर्ड कोटवार प्रकाश झारिया को बनाया गया है। एक मिनट रुकना भाई। पिछले दिनों 3 तारीख को ये राजेंद्र प्रसाद श्रीपाल करके प्रार्थी हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि बरेला स्थित उनकी कृषि भूमि है 1 एकड़ 1 डिसमिल, तो उसका सीमांकन हो गया है, बटांकन हो गया है, बट नक्शा पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि नक्शा पास कराने के लिए पटवारी ममता मोटवानी पैसों की डिमांड कर रही हैं। तो पहले 15,000 रुपये मांगे थे, फिर बाद में नेगोशिएशन होकर बात 12,000 रुपये तय हुई। तो आज दिनांक को 12,000 रुपये लेते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ा है। जिस वक्त श्रीपाल द्वारा प्रार्थी के द्वारा उनको पैसे दिए जा रहे थे तो उन्होंने डायरेक्ट पैसे ना लेके यहाँ पर एक कोटवार है जो पहले बरेला एरिया का कोटवार था, 2 वर्ष पहले रिटायर हो गया है, उसके माध्यम से पैसे लिए हैं। जब मुझसे बात की गई तो उसने ये बताया कि मैडम मुझे 100-200 रुपये दे देती। इस तरह से आज ये कार्यवाही संपन्न हुई। जी क्या परेशानी हुई थी, आपने क्या शिकायत की थी दोपहर? मेरा खेत बरेला हाईवे के पास में है और वो रिंग रोड में जाने वाला है मेरा रोड। तो मैंने इसके लिए अपना पूरे पेपर लेके आया था मैडम के पास में कि मैडम मेरा कहाँ से खेत जा रहा है। मेरे पास सारा नक्शा पहले से, आज से 20 साल पहले 2005 में उसका बटांक हो चुका है और वो कटा हुआ है नक्शा। तो मैंने मैडम को दिखाया तो मैडम कहती नहीं ये कटा नहीं है, ये हम इसको नहीं मानते। मैंने कहा ठीक है, तो अब इसकी क्या प्रक्रिया है? तो बोला आप बटांक का आवेदन लगाओ। मैंने बटांक का आवेदन लगाया, ये वहाँ नाप करने के लिए बटांक के लिए तो करके नहीं आई, ऐसी देखी दाखी चली। बोला आपका यहाँ खेती ही नहीं है। मैंने कहा मैडम ये पूरा आप इसको खसरा जितना है उसका आप नाप कर दो। तो इन्होंने क्या किया, बोला इसका आप फिर से आवेदन लगाओ। तो मैंने पूरे खसरे का नाप का मैंने सीमांकन का आवेदन लगाया, सीमांकन का आवेदन। फिर उसके बाद RI पटवारी सारी टीम गई वहाँ खेत में, देखा है इन्होंने, तो बोला वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप प्राइवेट नाप करा लो, हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। फिर मैंने 10,000 रुपये दिया तो मैंने प्राइवेट नाप करवाया। प्राइवेट नाप करवा के इनको दिया तो इन्होंने देखा, बोला हाँ ये ठीक है आपका हो गया है, और नक्शा इन्होंने पटवारी मैडम ने बना के रख लिया। अब इसके बाद इन्होंने मेरे से डिमांड की कि वो नक्शा पास कराना है तो तहसीलदार से पास कराना पड़ेगा, और तहसीलदार इसके लिए पैसे लगेंगे आपको। मैंने कहा मैडम कितने पैसे लगेंगे? मुझे लगा 1,000-2,000 रुपये लगेगा तो कोई भी दे सकता है। तो बोले नहीं वो 15,000 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा मैडम 15,000 तो ज़्यादा है। इतना बोल के आ गया। फिर मैं लोकायुक्त गया, वहाँ मैंने कंप्लेंट शिकायत की। शिकायत करने के बाद उन्होंने मुझे टेप दिया कि आप आओ वहाँ आके और फिर से आप बात करो। जब मैंने इनसे बात की तो 12,000 में हमारी बात तय हुई कि हम 12,000 रुपये लेंगे, आपका नक्शा पास करा के हम आपको दे देंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शुक्रवार को बुलाया था कि आप शुक्रवार के दिन आना, भी बीच में छुट्टी चल रही, मैं छुट्टी में हूँ, अभी मैं नहीं मिलूँगी, आप शुक्रवार के दिन आना, तो शुक्रवार के दिन आपका काम हो जाएगा। तो मैं आज फिर पैसे लेके और टेप लेके आया यहाँ पे। तो मैंने बैठा इनके पास में। भोपाल पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद ट्रेन से कटकर जान दे दी। SI का शव रेलवे ट्रैक को, तो पत्नी और बेटे के शव घर पर मिले। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस इसे हत्या के बाद सुसाइड मान रही है। भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सुरेश ताड़े ने पत्नी और बेटे की हत्या कर ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। SI का शव रेलवे ट्रैक को में पत्नी और बच्चे के शव घर पर मिले। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। दंपति ने 2017 में लव मैरिज की थी। उनका बच्चा 17 मार्च को 2 साल का हो जाता। सब इंस्पेक्टर सुरेश 2017 बैच के थे। मूल रूप से
आगर मालवा जिले के रहने वाले हैं। 5 साल से भोपाल किराए से रह रहे थे। तो कुछ पता नहीं है, जैसा भी पता चलेगा वैसा आपको पता चल ही जाएगा। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इनके परिवार में तीनों अच्छे से रहते थे। मेरे जीजा जी थे SI PHQ में थे। मेरी 4 बहनें हैं, सबसे छोटी बहन यही थी कृष्णा वर्मा, और इनकी लव मैरिज हुई थी 2017-18 के आसपास ही हुई थी, मुझे ध्यान भी नहीं है इतना। इनका एक लड़का था, अभी 2 साल का होने वाला था 17 तारीख को। अभी ऐसे वजह तो अपन कुछ बता नहीं सकते, जो भी होगा आगे पुलिस वाले तहकीकात करेंगे। इसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जीजा जी के भी अभी सूचना मिली है कि जीजा जी का नेचर अच्छा था, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे यही लग रहा है कि जहाँ तक है कि चौथा व्यक्ति होगा इसमें। क्या हो सकता है? पारिवारिक स्थिति? पारिवारिक में नहीं, जहाँ तक है कि पुलिस वालों का मैटर है, पुलिस में थे वो। और पुलिस वालों की आपस में तो दुश्मनी रहती है और बाहर से भी दुश्मनी रहती है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बाहर वाले इंसान ने किया है। तो क्या इनको प्रताड़ित वगैरह कर दिया गया? नहीं, ऐसे जीजा जी ने मुझे कभी बताया नहीं कि ऐसी बात हो गई, ऐसी भी बताते तो फिर तो देख ही लेते हम लोग। हमारा भी फ्रेंड सर्कल अच्छा है, जो भी होता बातचीत में हम लोग खत्म कर देते, पर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इंद्रपाल वर्मा। ये सर जी इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे सर क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा लड़की बहुत अच्छी थी सर, नेचर बहुत अच्छा था। और वो भैया जो थे वो कभी बात नहीं करते थे, पुलिस में थे। तो सर हम तो यही बच्ची भर को जानता था सर, बाकी ये है कि उनका मिस्टर है, लेकिन बातचीत हमारी कभी नहीं होती थी सर। कभी कोई पारिवारिक विवाद? सर जी हम लोग से बच्ची कभी ऐसा बोलती नहीं थी, अंकल के अलावा कोई बात हो, अंकल कैसे हो, बस इतनी बात होती थी सर, बाकी पारिवारिक के बारे में हमको नहीं जानकारी। हमको 11 बजे मिली सर, मकान मालकिन की तरफ से पता चला कि ऐसा हुआ सर, अभी सुबह जी सर। बाकी तो सर लड़की बहुत अच्छी थी, नेचर बहुत अच्छा था। अब उनका क्या अंदर का मामला सर हम नहीं बता पाएंगे, और आदमी कभी बात नहीं करता था जी। थाना माड़ोताल अंतर्गत हुई युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह होली स्पेशल पार्टी में शामिल होने गए हुए थे, जहां बिरयानी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद वह कार से वापस जाने लगे। तभी मृतक और उसके साथियों ने बीच रास्ते रोककर हमला कर, जिसके चलते हाथापाई के दौरान युवक को चाकू लग गया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी पुलिस ने बताया कि सचिन खटिक 32 वर्षीय निवासी न्यू अंबेडकर नगर चड़ाल भाटा थाना गोहलपुर ने बताया कि वह प्राइवेट काम करता है। उसके बड़े पापा के बेटे जुगल किशोर खट्टी कठोदा से दिनेश साहू की पार्टी से आए हैं, और उसके एक नंद किशोर खट्टी से कहा कि मेरे मित्र दिनेश साहू ने राय साहब की साइट गणेश परिसर में पार्टी दी है। जी भैया ये कौन है, क्या घटना हुई है? मेरा भांजा था, क्योंकि तो विशेष अपन ध्यान नहीं देते रहे, तो ये दोस्तों के साथ कभी भी होली खेलने गया तो कछु भी कैसा हुआ कुछ भी, तो इनके साथ दुर्घटना हुई। किसी व्यक्तियों ने 2-4-6 जन ने मिलकर ऐसे ही उसके साथ चाकू से वार किया, तो उस समय से 10-5 मिनट में ऐसे कुछ हादसा हो गया, तो दुर्घटना हो चुकी। आज क्या हुआ? आज कहाँ लेके आए थे उसको इलाज के लिए? वो कल ही रात में ले आए रहे यहीं मेडिकल, तो आज अभी यहाँ है पोस्टमार्टम के लिए। कितनी उम्र है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है सौरभ रेकवार, उम्र है उसकी 21 साल। कहाँ का निवासी था? माड़ोताल ITI पुरानी बस्ती। किसी क्या नाम है जिन्होंने मारा है, उनके किसी के अब नाम उनको अपन उतना जानते पहचानते तो नहीं, पकड़े गए हैं मगर उनको शकल से अपन पहचान जाते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील रेकवार। होली के एक दिवस बाद त्यौहार के उत्सव पे जब सौरभ रेकवार अपने भ्रमण करते हुए अपने दोस्त के साथ जा रहा था, वहीं रास्ते में होलिका दहन के दिन हुए विवाद पे से 3 युवकों ने उसको घेर कर चाकू से बाजी सी घटना हुई, जिस संबंध में उसकी मृत्यु हो गई। जिस संबंध में आरोपी राम कुमार अहिरवार को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है, और उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और जो उसके 2 साथी हैं उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। संभवतः हमें आज
सफलता मिलने की पूरी संभावना है। सर विवाद की मुख्य वजह क्या है? विवाद की मुख्य वजह होलिका दहन के दिन दोनों ही पक्षों में विवाद हुआ था, जिस पर से जो इस घटना के आरोपी पक्ष हैं उनके द्वारा FIR कराई गई थी एवं उस घटना की ही रंजिश को लेते हुए आज जो राम कुमार के भाई अभिषेक को इन्होंने उस दिन चाकूबाजी की थी, उसके विरोध में आज इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार फिर मिली चुनौती व पर्ची में से सही मेरी जिंदगी के बारे में बताया कि उन्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। इंडियन प्रकाश टाटा विश्व आयुर्वेदाचार्य छिंदवाड़ा निवासी ने दी उन्हें चुनौती। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर के अर्धश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने नामपुर में दिया गया था चुनौती। लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम के बागेश्वर महाराज सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके पूर्व इनके सगे भाई ने एक विवाह समारोह में सिगरेट शराब पीकर बंदूक लहराया था, जिस पर उनके सगे भाई पर मामला दर्ज हुआ और जगह जगह चर्चा का विषय बना हुआ और देश भर में विज्ञान और चमत्कार पर बहस बनी हुई है। मास्टरमाइंड लोगों ने एक ट्रिक कल बताया है कि विज्ञान का चमत्कार कहाँ है, तो वहीं कुछ धर्म से जुड़े लोगों ने इसे एक चमत्कार मानते हुए सनातन धर्म की अलग जगाना कहते हैं। गुरुजी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगाया है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया है, हमने आरोप लगाया है अंधविश्वास को हटाने की बात की है। हमने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आपकी मन की बात बता देते हैं। आत्मसम्मान मंच मुंबई की तरफ से हमने एक आवाज़ उठाई है, अंधविश्वास को हटाना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी यदि मेरे लिखे हुए लेटर का सेम जवाब दे देते हैं तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, दक्षिणा दी जाएगी। इनाम नहीं, वो दक्षिणा है, हनुमान जी के चरण में डाल दिया जाएगा। अगर वो नहीं बता पाए तब क्या होगा? वो सिर्फ मुझे 11 लाख दें। यह 11 लाख जो मिलेगा, नासिक के पास अंजनी एक स्थान है जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थली है, ऐसी मानता है। वो है 11 लाख रोड निर्माण के लिए मुख्यमंत्री कोष में मैं डाल दूंगा। अंधविश्वास इस तेज़ी से फैला हुआ है। हमने टीवी के माध्यम से ये भी देखा है कि मंच में भूत प्रेत जिन मसानों को भगाया जा रहा है, ये भी गलत है। इतनी बड़ी भीड़ में किसी की प्राइवेसी बात ओपन करते हैं, क्या गारंटी है कि वो जो बात ओपन करते हैं वो सही होगा? झूठ भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में ओपन कर देते हैं, झूठ भी होगा तो सही मान लिया जाता है, ये भी गलत है। तो ऐसे कई चीज़ें हमने टीवी के माध्यम से देखा, तो हमने सोचा क्यों ना अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। इसी कारण हमने आवाज़ उठा दी है और सबके सामने स्पष्ट है कि अंधविश्वास को हटाना है, देश को शक्तिशाली देश बनाना है। हम पूरे भारतवर्ष के जो संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को पर्ची वाला बाबा बनाएंगे या भूत प्रेत भगाने वाला बाबा बनाएंगे? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। कोई भी संपन्न परिवार का इंसान अपने बच्चों को IAS, कलेक्टर, SP, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएगा, वैज्ञानिक बनाएगा, तांत्रिक बाबा नहीं बनाएगा। हमें किसी धर्म का विरोध नहीं है। हम खुद चाहते हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, हम आपके सबके साथ में हैं। सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं चल रहे हैं। संपन्न परिवार का इंसान अपने बच्चों को IAS, कलेक्टर, SP, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएगा, वैज्ञानिक बनाएगा, तांत्रिक बाबा नहीं बनाएगा। हमें किसी धर्म का विरोध नहीं है। हम खुद चाहते हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, हम आपके सबके साथ में हैं। सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं चल रहे हैं। वो हमारे हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम भी हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारा सिर्फ अंधविश्वास के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, सिर्फ अंधविश्वास को हटाना है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने नागपुर पे बागेश्वर धाम पे कहा था कि ये जो सच बताएं या पर्ची जो भूत प्रेत भगाते हैं, ये सब एक कला है जी, ना कि ऐसा कोई चमत्कार। आप क्या मानते हैं?
ज्योतिषी के माध्यम से आज हजारों साल पहले भी लोग कुंडली बनाते थे। कई लोग कैलेंडर बना के चले गए, उसमें पूरा साल भर का विवरण रहता है। ज्योतिषी शास्त्र के हम खिलाफ नहीं हैं। हमने मंच के माध्यम से सुना है कि वो आप उनके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उसके त्रिकालदर्शी भी हैं, तो आपकी कोई भी चीज़ अंदर की बता देते हैं। तो मैंने सोचा हम एक लेटर लिखेंगे, वो बता दें। हमारा मतलब किसी ज्योतिषी या किसी हमारे सिद्ध पुरुष साधु संत महात्मा जो हैं देश में एक से एक विद्वान हैं, वो ऐसा कभी चमत्कार दिखाती नहीं, लेकिन देखा एकदम से ऐसे चमत्कार दिखाने वाले बाबा टीवी में हैं, तो हमने उसके लिए आवाज़ उठा दी। ज्योतिषी शास्त्र पहले भी था और आज भी है। आज भी लोग कुंडली बताते हैं कि आज शादी होगी, कल शादी होगी, तीजा आज है, अमावस्या आज है, पूर्णमासी कल है, तिथि क्या है, तीजा क्या है, त्यौहार, दीपावली, सारी चीज़ें ज्योतिषी लोग बता देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, उसी ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन उनको जोड़ लिया है रिद्धि सिद्धि शक्तियों। हमारा मतलब ये है, उद्देश्य है कि अंधविश्वास नहीं फैलाया जाए। आप क्या मानते हैं कि अगर उन्होंने आपकी सही सही बात बता दी तो आप 1 करोड़ रुपये उन्हें इनाम पे देंगे? अगर नहीं बता पाए तो 11 लाख वो दें। अगर सही सही बता दिया, हम लिखेंगे इस पेपर में, हम कोरे कागज़ में हम लिखेंगे पूरा अपने जो भी लिखना होगा, और सेम हम लिफाफा में डाल देंगे, सेम वो लिखें, और दोनों को प्रिंटर से फोटो कापी होगी, दोनों को मिलाया जाएगा। अगर दोनों सेम निकलता है तो 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर नहीं बता पाए तो 11 लाख दें। हमने बताया कि एक हनुमान जी का स्थान है नासिक में, वो हनुमान जी के मंदिर में अंजनी गांव है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे हनुमान जी की जन्मस्थली है, ऐसी मानता है, वहाँ पे लगा देंगे पैसा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।